वालेकुम, मैं हूं ताहिर खान। आपको खुशामदीद कहता हूं ताहिर द 12 मैन में। जैसे कि आपको पता है आजकल जिस तरह से कोरोना वायरस के वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है और क्रिकेट की सरगर्मियां या स्पोर्ट्स की सरगर्मियां महदूद होकर रह गई हैं या ख़त्म हो गई हैं, उनको रोक दिया गया है। और इसी तरह से पाकिस्तान की अंदर भी यहाँ पर ये सूरत हाल है और यहाँ पर क्रिकेट की कोई सरगर्मियाँ नहीं हो रही। इसके अलावा लोग अपनी फिटनेस आप अपने घर में फिटनेस कर रहे हैं। जितने पाकिस्तान प्लेयर्स हैं या इवन जितने भी आपके स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, सब अपने घरों में अपनी फिटनेस कर रहे हैं। और इसी तरह से इसी टॉपिक को आज लेके और कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बारे में डिस्कशन होगी। जिस तरह से बाबर आजम को रिसेंटली आपकी इंटरनेशनल ओडीआई टीम का कैप्टन मुकर्रर किया गया है, फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है, फिर बाबर पे किस तरह से प्रेशर होगा T20 का, वो किस तरह से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वनडे पे तो अभी क्योंकि वनडे टूर्नामेंट तो है नहीं और ना ऐसे कोई वनडे सीरीज आ रही है। अभी जो रिसेंटली जो टूर आएगा वो इंग्लैंड का टूर है, उसको किस तरह से कैरी आउट करते हैं वो हमने देखना है। प्लस जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रमोशन और डिवोशन हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ आज एक गेस्ट मौजूद है, कराची से इनका ताल्लुक है और ये इन्होंने अपनी इब्तदाई क्रिकेट अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, अंडर 17 और इवन कॉलेज इस्लामिक साइंस से क्रिकेट खेलते रहे हैं। मेरे साथ काफ़ी क्रिकेट ये खेले हुए हैं, मेरे अगेंस्ट काफ़ी क्रिकेट खेले हुए हैं। और फिर 2002 में अपने क्रिकेट को कराची क्रिकेट को खैरबाद करके ये आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मूव हो गए थे। वहाँ पर ये अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू की, साथ साथ वहाँ क्रिकेट भी खेलते गए और फिर वहाँ पर इतने सालों से वहाँ मौजूद हैं। 2002 से 2020 हो गया है, 18 साल से वहाँ पर मौजूद हैं। प्लस ये कि जिस तरह से वहाँ पर ये क्रिकेट खेलते रहे हैं, वहाँ आयरलैंड क्रिकेट इनके सामने ग्रो हुई है। तो इनसे आज सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके एक्सपीरियंस के बारे में। एमसीसी क्रिकेट टीम के ये मेंबर रह चुके हैं और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद है कि एमसीसी के कप्तान भी रह चुके थे। जो लॉर्ड्स में मैच हुआ था वहाँ उन्होंने 50 भी स्कोर की थी। तो मैं अपने शो में वेलकम करता हूँ और आई एम श्योर कि इनसे जिस तरह से भी हम बातें करेंगे और लेट्स सी मज़ा आएगा इनसे बातें करने में। तो एहतशाम अहमद को वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम ताहिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका इंट्रोडक्शन तो मैं दे दिया और बाकी जो अच्छा, चीज़ें हम बहुत बहुत आपसे इस शो में पूछेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है ये शो ऐसा है घर में बैठ के हम लोग कर रहे हैं और जनरल डिस्कशन पे ही हम ज़्यादा वो रखेंगे। कोई एज सच किसी कोई लैग पुलिंग या हम कोई इस किस्म की बातें नहीं करेंगे। दोनों ही हम क्रिकेटर हैं और क्रिकेट पे निगाह हम लोग हैं। और रिसेंटली हमने तो आपको देखा सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पे, एक चैनल पर भी, एक सोशल मीडिया के चैनल पे आप काफ़ी अपना तज़किया देते हुए नजर आए और काफ़ी लोगों ने जी, आपको पज़ीराई की है, बड़ी तारीफें की हैं। आई एम श्योर कि आज बहुत थोड़ी शुक्रिया। सी जो डिस्कशन होगी आई एम श्योर आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो आप बताएं अच्छा कैसा लग रहा है वहाँ पर, क्योंकि कोरोना वायरस तो इस वक्त पूरी दुनिया में फैला हुआ है, आप तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में है, तो वहाँ पर हम्म, आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्रिकेट की सरगर्मियाँ तो हो नहीं रही, तो किस तरह से आप अपने आप की वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं या आपके साथ जितने भी जो प्लेयर्स थे आयरिश क्रिकेट टीम के या जो भी आपके दोस्त हैं लीग के, तो वहाँ किस तरह से आप अपने आप को देख रहे हैं, जरा प्लीज बताएं। देखिए ताहिर, अभी तक कुछ एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता कि कब सीजन शुरू होगा या जो भी है, लेकिन हमें फरवरी से जो है ना, हम लोगों सबको थ्रू क्लब और थ्रू क्रिकेट यूनियंस और क्रिकेट आइलैंड जैसे सबको एक प्लान मिला हुआ है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं अपने घर पे ही, अपनी कैपेसिटी में। पहले पिछले वीक तक ये था कि हम 2 किलोमीटर भी, 2 किलोमीटर हम लोग जॉग वगैरह या रन करने जा सकते थे, अब वो बढ़ के 5 किलोमीटर हो गया। तो उसके अलावा जैसे लकीली मेरे पास कुछ वेट्स हैं उससे, और बस जो अपनी अपनी कैपेसिटी में जो है ना, प्रोग्राम हर कोई अपना फॉलो कर रहा है। सो वी ऑल आर रेडी टू गो। तो इंशाल्लाह जो है देखें, अभी इन्होंने ईज किया है थोड़ा लॉकडाउन में, तो फेज 1 स्टार्ट हुआ है अभी इस लास्ट मंडे से, तो अभी अगले वीक से दूसरा फेज स्टार्ट होगा। तो लग रहा है कि किसी स्टेज जुलाई के जो है शायद क्रिकेट शुरू हो जाएगी, वो भी जो है काफी एसओपीस के साथ क्रिकेट शुरू होगी। तो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसा लाइट दिख रही है, एंड ऑफ द स्ट्रीट लाइट दिख रही एहतशाम, जिस तरह से पता चल रहा है कि इंग्लैंड का टूर भी ऑन गोइंग हो चुका है है। जी जी। तकरीबन ऑलमोस्ट, जो हमें सोर्सेज से पता लग रहा है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट्स पे न्यूज़ मिल रही है कि अप्रॉक्सीमेट मतलब ऑलमोस्ट ओके हो गया है। अब ये है कि वो लड़कों को कंटिन्यू करके इकट्ठा करके तकरीबन 25 से 28 लड़के टूर पे जाएंगे, जहाँ पर वो T20 फॉर्मेट और टेस्ट क्रिकेट वहाँ खेलेंगे। फ्रॉम द डे फर्स्ट ट्रैवल टिल डिपार्चर ऑफ दैट डे, वहाँ पर ये पूरे 25 लड़के वहाँ मौजूद होंगे। 25 जाते हैं, 28 जाते हैं, वो बाद में डिसाइड हो जाएगा।
और अब ये बताएं कि इंग्लैंड के अंदर जिस तरह से हम देख रहे हैं न्यूज़ पे कि जो कोरोना वायरस की इस वक्त जो हालात वहाँ हैं काफ़ी तशवीशनाक है, तो आपको क्या लगता है कि क्या जुलाई, एंड ऑफ जुलाई तक ये टूर मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा और विद ऑल द एसओपीज के साथ? देखिए ताहिर, जुलाई तक की तो मुझे खबर नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये टूर मतलब होता हुआ दिख रहा है, और ये अगस्त के किसी जो है ना किसी स्टेज पे होगा ये टूर। तो देखें, आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही हैं। अफेक्ट बहुत हुआ, यूके में काफी इफेक्ट हुआ इस वायरस की वजह से, और बेहतर हो रही हैं चीजें आहिस्ता आहिस्ता। कैफेज, रेस्टोरेंट्स और ये चीजें खुलना शुरू हो गई हैं। फिर जो नॉन कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स होती है ना ताहिर, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है छोटे ग्रुप्स में, ये वो। तो चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर आप अभी से लेके अगर अगस्त तक टाइम देखेंगे तो इनके पास विंडो है, तो ये आई मीन ये बेहतरी की तरफ जाएगा, तो कुछ पॉसिबल है। कुछ अगस्त में ही दिख रहा है, ये अगस्त की रिपोर्ट है मेरे पास। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, हम अगस्त में इंशाल्लाह क्रिकेट वापस से बहाल हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, क्योंकि हम लोग भी बहुत बोर हो चुके हैं। आई एम श्योर आप भी वहाँ बोर हो गए होंगे क्रिकेट ना खेल के, ना बिल्कुल। क्रिकेट देख कर भी, क्योंकि अगर एटलीस्ट क्रिकेट हो रही होती तो बंदा थोड़ा एंजॉय करता है। अच्छा, किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिसेंटली अपना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया? सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में मैं बाद में आऊंगा। बाबर आजम को जी जी। पाकिस्तान की ओडीआई का क्रिकेट टीम कप्तान मुकर्रर किया गया, तो आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए ताहिर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको अगर किसी कंट्री का या किसी टीम का कप्तान किसी को बनाते हैं, तो वो उसमें सबसे जो चीज होती है, आप उसको देखते हैं कि कौन कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। किसका नाम आप, जो जब टीम आप लिखते हैं तो किसका नाम आप पहले लिखेंगे, टॉप पे शुरू करेंगे, किससे टीम शुरू करेंगे? तो वो एट द मिनट जो है वो ऑब्वियसली बाबर आजम है अपनी परफॉर्मेंस की उस पे। तो कोई सरप्राइज नहीं है, और आई थिंक ही विल बी गुड ऑप्शन फॉर पाकिस्तान इन ओडीआई क्रिकेट एज वेल एज टी20 क्रिकेट देखिए, अच्छा एज ए बात ये कैप्टन। ना, देखें हम अगर बात देखें तो टी20 में अभी रिसेंटली ही बने ना वो, ऑब्वियसली सरफराज के बाद जी जी। उनको रिसेंटली ही बनाया गया, और एज सच कोई इतने ज्यादा अभी टी20 मैचेस भी नहीं हुए हैं कि उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल हो गया कैप्टनसी का। तो क्या लगता है, क्योंकि टी20 सीरीज भी वहाँ मौजूद है, फिर टेस्ट सीरीज भी वहाँ है, तो थोड़ा प्रेशर नहीं होगा बाबर आजम को? देखिए, बाबर हो गए, कोहली हो गए, इन इस किस्म के जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं ना, उनको दिखता नहीं है कि उनमें कोई प्रेशर वो लेने वाली चीज है। उनकी परफॉर्मेंस पे कप्तान बनने के बाद टी20 की टीम पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। और आई थिंक अगर मैं गलत ना हूं तो ये मेरे ख्याल में ये जो नया जो सिस्टम है पाकिस्तान में डोमेस्टिक का, उसमें भी ये किसी टीम की कप्तानी कर रहे थे। तो लीडरशिप क्वालिटी भी दिख रही है। मेरा ख्याल में मुझे नहीं दिखता कि अगर देखिए हर प्लेयर जो है वो ऐसा नहीं होता कि वो परफॉर्मर हो और फिर वो कैप्टनसी पे आके वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे। तो आई थिंक ही इज नॉट वन ऑफ दोज। आई थिंक ही विल बी ओके। नहीं, तो लेकिन बात ये ना कि क्योंकि वो टी20 में तो एज एन ओपनर खेलेंगे, और अगर जी एज एन ओपनर आपको पता है कितना प्रेशर होगा, फिर कैप्टनसी का भी प्रेशर होगा। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मौजूद है, इंटरनेशनल क्रिकेट में मौजूद हैं, टी20 के नंबर 1 बैट्समैन है, देयर इज नो डाउट अबाउट हिम, और क्वालिटी बैट्समैन है, प्रेशर को अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो अलाइनमेंट आता है जब कैप्टनसी आपके जहन में आ रही होती है, फिर टी20 की कैप्टनसी और फिर ओडीआई की कैप्टनसी, तो ओडीआई की सीरीज अभी नहीं है, लेकिन कहीं तो रिफ्लेक्ट करती है। नहीं, देखिए, ये तो रिफ्लेक्ट करेगी, बिल्कुल चीज कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करेगी जो हमें दिख जाएगी। लेकिन अगर आप बाबर की कंसिस्टेंसी देखें और उसको देखें, वो प्रेशर में भी खेलना जानता है। और दूसरी बात, जैसे आपने प्रेशर की बात करी, तो एक पाकिस्तान की कप्तानी करना ये एक वैसी बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। तो क्रिकेट बाय चांस होती है ताहिर। अब देखते हैं कि अब इसको हम प्रिडिक्ट तो मैं और आप यहाँ बैठ के तो नहीं कर सकते, लेकिन मुझे बड़ा जो है ना कॉन्फिडेंट हूं मैं उनपे कि बाबर जो है ना, he'll come out good as a captain in ODI as well as T20 क्रिकेट। आई होप सो, और मुझे नहीं एवरीबॉडी, लगता कि वो प्रेशर इतना वो लेंगे, वो नहीं, आई होप सो एंड एवरीबॉडी होप सो कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी तो कर ही रहे हैं टी20 में, और परफॉर्म भी करें, और हमेशा से उनकी यही रही कि जब वो और स्टेज पे एक छोटी मौजूद सी होता चीज मैं ऐड करूंगा इसमें है। जी ताहिर। प्लीज। बाबर उस जैसा प्लेयर है बाबर, ये अगर इनको ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, तो इनकी गेम में और निखार आएगा, ये और निखर के आएंगे। जिस तरह कोहली ने ऑब्वियसली सबके सामने, जिस तरह कोहली एज ए लीडर
क्या परफॉर्मेंस है उनकी। सो आई थिंक ही इज वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स के ये और निखर के आएंगे और इनकी गेम में जो है ना और निखर के आएगी, तो और ये अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बात आप विराट कोहली की बात देखें, विराट कोहली का अपना एक एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी एक क्लास है, और उनकी क्लास को तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त वर्ल्ड में कोई मैच कर सकता है। टू बी ऑनेस्ट, जो बात है वो बात करनी चाहिए। बाबर आजम के पास ऐसी क्लास है कि ही कैन एटलीस्ट अप्रोच दैट प्लेस, और वो पहुंचे भी हैं T20 के अंदर। जिस तरह से आज एक बयान आया है विलियमसन की तरफ से, केन विलियमसन की तरफ से, न्यूजीलैंड के कैप्टन थे, कि बाबर आजम जब क्रीज पे होते हैं मुझे उनकी बैटिंग देखने में बड़ा मजा आता है। तो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है केन विलियमसन की तरफ से बाबर आजम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक ग्रेट प्लेयर के, इस जनरेशन के एक ग्रेट प्लेयर से दूसरे ग्रेट प्लेयर के लिए बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा कमेंट है। और बिल्कुल केन विलियमसन ने बिल्कुल सही कहा है। और वो देखें, वो खुद भी उनमें वो क्वालिटी है, वो खुद भी एज ए लीडर वो बहुत ही अच्छा खेलते हैं। और जब से वो लीडर बने और उनमें, और जिस तरह भी मैंने बोला कि बाबर में निखार आएगा, उनकी बैटिंग में भी, विलियमसन की बैटिंग में भी जो है अब उनकी बैटिंग फ्लरिश हुई है और पॉलिश हुई है उनकी बैटिंग। तो ये कोहली, केन विलियमसन हो गए और अपना बाबर, ये एक ही जो है कैटेगरी में, ये लोग, इनकी परफॉर्मेंस और निखर के आएगी जब ये जिम्मेदारी से और खेलेंगे। और ऑब्वियसली के स्मिथ अनफॉर्चुनेटली अभी कप्तान नहीं है, वो उस इंसिडेंट के बाद से, तो उनकी भी आप देख लें, उनकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने थी। ये 3-4 जो है ना सारे, ये एक ही कैटेगरी के प्लेयर हैं, और मतलब ये एज ए लीडर ये लोग और अच्छा खेलते हैं। एज अ लीडर तो वो अच्छा खेलते हैं, और प्लस इन सब की अगर इंग्लिश की बात करें तो ऑब्वियसली दे आर फार बेटर देन एनीबॉडी एल्स। और आई एम श्योर कि आपकी हंसी निकली है, मुझे पता है मैं किस तरह आपको लेके जा रहा हूँ। हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं आजकल, बड़े बाबर आजम की इंग्लिश को लेके बड़ा उन्होंने बातें उठाई हुई हैं और जगह जगह सवालात कर रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम ने बड़ा अच्छा रिप्लाई किया है उसका। आई एम श्योर आपको पता होगा, बाबर से सवाल ये हुआ कि जी आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए, आपको अपनी प्रेजेंस इंप्रूव करनी चाहिए, आपको इवन ड्रेसिंग इंप्रूव करनी चाहिए। तो मतलब आप क्या जाहिर करते हैं जो एक्स प्लेयर्स की, क्या भाई क्रिकेट खेलेगा वो, ये अपने आप को सजने संवारने में लगेगा? यार वर्ल्ड में एहतशाम मैंने देखा है कि आप अगर स्पेनिश लीग में चले जाएं, फुटबॉल में चले जाएं, चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। तो व्हाई डोंट कि अगर बाबर आजम कहीं जाके उर्दू बोल रहा है तो इसमें कोई शर्म की बात तो नहीं है? कुछ ऐसा नहीं है ताहिर। मैं देखे, मैं किसी के कमेंट की तरफ नहीं जाऊंगा कि किसने क्या बोला। ये जो है बातें काफी अरसे से स्पेकुलेट होती हैं हमारे क्रिकेट में। कोई भी अपकमिंग प्लेयर आता है उसके लिए होता है। आपको मैं यहाँ रोक रहा हूँ, आपको मैं चीज रोक रहा हूँ। इंजमाम उल हक की कैप्टनसी में मैं पाकिस्तान टीम में गया था। जी वो सबको तो कुछ प्लेयर्स जो थे उस वक्त, वो भी उसके बाद ही खेले पाकिस्तान के लिए। उस वक्त उन्होंने इंजमाम की कैप्टनसी पे या इंजमाम की इंग्लिश पे तो कोई सवाल नहीं उठाए। इंजमाम की इंग्लिश सबको पता है। बात ये है कि वो परफॉर्मर्स कितने बड़े थे इंजमाम उल हक, आपको सिंगल हैंडेड मैच जिताते थे, तब आपको कोई सवाल नहीं हुए थे, कुछ भी नहीं आए थे। और जो बातें ये कर रहे हैं, इन सबकी इंग्लिश तो मुझे ही पता है कितनी इंग्लिश है, मैं भी रह चुका हूँ इन सबके साथ। तो ये तो ढकी चुकी तो बात नहीं। तो पहले आप अगर बाबर आजम एक जगह परफॉर्म कर रहा है तो उसको क्रिकेट में परफॉर्म करने दें यार, उसको डिस्टर्ब नहीं करें। और एक चीज मैं बता दूं, बाबर एहतशाम बहुत स्ट्रांग है मेंटली, कि मेरी उससे कई दफा बातचीत हुई है, तो वो ऑलवेज हमेशा क्रिकेट की बात करता है, क्रिकेट के अलावा कोई बात नहीं करता। देखिए ताहिर, मैं उधर नहीं जाऊंगा कि किसने क्या कहा, किसके लिए कहा। बड़ी छोटी सी, एक बड़ी सिंपल सी बात है। ये बाबर आजम भी क्रिकेटर है, उसका काम है क्रिकेट खेलना, प्रोफेशनल क्रिकेटर है वो, उनका काम है क्रिकेट खेलना। उनकी इंग्लिश से उनकी कवर ड्राइव या बैकफुट पंच पे कोई फर्क पड़ेगा, या उनके टैक्टिकल या टेक्निकल चीजों में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो जैसे अभी आपने, लोगों को लगता है ना, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं। जैसे अभी आपने मेंशन किया स्पेनिश लीग का, तो आप दुनिया के सारे जो है टॉप फुटबॉलर उठा के देख लें, और बाकी दूसरी कुछ स्पोर्ट्स में भी उठा के देख लें, वो लोग अपनी जुबान में इंग्लिश बोलते हैं, ताकि वो फ्रेंच में बोलें, इटालियन में बोलें या स्पेनिश में बोलें, तो क्या उनके इंग्लिश बोलने से क्या उनकी किक अच्छी लग जाएगी? तो देखें, ये तो मतलब कोई अजीब सी बात है। लेकिन हमें ऐसे बाबर आजम, हमें जो है उनकी क्रिकेट से लेना देना होना चाहिए, उनकी इंग्लिश आने या ना आने से कोई मैटर नहीं करती चीज। लेकिन एक चीज ये भी है ना, फिर बुरा मान जाते हैं ना लोग
कि यार हमारी बात को गलत सलत लिया, और फिर बाबर ने जिस तरह से आके सबके सामने और पाकिस्तान क्रिकेट की वेबसाइट पे आके जवाब दिया कि भाई मेरा काम क्रिकेट खेलना है, मेरा काम इंग्लिश बोलना नहीं है, मैं कोई गोरा नहीं हूँ कि जो मैं इंग्लिश पैदा होने के बाद सीख कर आया हूँ। ऑब्वियसली सारे काम कर रहे होते हैं। मुझे याद है शोएब मलिक जब कैप्टनसी का शोएब मलिक को मिला था, तो शोएब मलिक इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन he did that, उसने बाकायदा क्लासेस ली हैं, क्लासेस लेने के बाद उसने अपने आप को इम्प्रूव किया। और अब आप देखें शोएब मलिक इंग्लिश, जब शोएब मलिक इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत बड़ा डिफरेंस है पहले की शोएब मलिक और अब के शोएब मलिक में। तो ऑब्वियसली जब बाबर इंटरनेशनल क्रिकेट में है और उस एरा के अंदर है, तो आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं तो उस चीज को लर्न करेगा, और उसको भी पता है कि ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है इस चीज की। क्रिकेट फील्ड के अंदर नहीं है, क्रिकेट के बाहर हो सकती है। बिल्कुल ताहिर, ऐसा ही है। देखें आपने भी बहुत, आपने काफी साल जो है लोगों के साथ, सब बहुत स्टार्स के साथ क्रिकेट खेली है। ये कोई शुरू से ये इंग्लिश में पीएचडी करके या इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ के नहीं आए हुए थे। ये सबने अपने आप को इंटीग्रेट किया, अपने आप को इन्होंने अपग्रेड किया है। ये तो मतलब मुझे नहीं समझ आता लोग क्यों कहते हैं, और कुछ बनता नहीं है कुछ कहना। हाँ, जहां तक बाबर आजम के आपने सवाल जवाब के लिए बात की है, तो देखिए अगर किसी से सवाल होगा तो जाहिर बात है उसका राइट है कि वो जवाब भी दे। और आई थिंक ही आंसर्ड वेरी वेल इन द राइट फैशन। तो बस इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, क्योंकि असल में मैं सवाल इसलिए मैंने किया क्योंकि आप खुद कराची कराची ताल्लुक रखते हैं, फिर 2002 में आप मूव हो गए थे आयरलैंड के अंदर, फिर आपने अपनी स्टडीज कंटिन्यू की, साथ क्रिकेट खेलते गए, फिर अपने सामने आपने आयरलैंड क्रिकेट को ग्रो होते हुए देखा है, और फिर जिस तरह से वो 2007 में वर्ल्ड कप में खेले हैं, और आप भी शायद किसी वजूहत के बिना आप शायद टीम को कैरी आउट नहीं कर सके थे, लेकिन मुझे ये पता है, इत्तलात मिली है कि आप उनकी टीम, उनकी मैनेजमेंट के साथ थे, जितने भी जो टूर्स हुए उनके होम टूर्स पे आप उनके साथ थे। आई एम श्योर इस पे फिर कभी किसी दिन बैठ के आपसे एक अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, असल में बात ये है क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आपकी जो हमारी है वो उर्दू है, हमें उर्दू पे महारत होनी चाहिए, उसके बाद हमें इंग्लिश जरूर आनी चाहिए, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है आपको वहां पर थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। और आई एम श्योर कि बाबर इस चीज को कंटिन्यू करेगा, और जितना बाबर में पोटेंशियल है, आई एम श्योर ही विल कम आउट विद अ डिफरेंट वे। थोड़ा सा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ अगर मैं आऊँ तो शाम, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कि रिसेंटली पाकिस्तान ने अनाउंस किए, और जो कैटेगराइज अनाउंस किए हैं ए बी सी, और एक अमेजन कैटेगरी जो अनाउंस की है। अगर मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करूँ, कैटेगरी ए में अजहर अली है, टेस्ट के कप्तान है, इसीलिए शायद एड में रखा हुआ है उनको। बी से ए में आए वो बाबर आजम, नंबर 1 T20 बैट्समैन प्लस ओडीआई T20 के कप्तान ए में। शाहीन शाह आफरीदी को बी से ए कैटेगरी में रखा गया है, कि आई एम श्योर कि एक बड़ा अच्छा इंडक्ट है। जब मैं अगर आप कैटेगरी वाइज पूछूं आपसे, या डायरेक्ट मैं आपको बता दूं तो किस तरह से आप बताएंगे? पहले ए कैटेगरी के बारे में बताएं। ए कैटेगरी देखें, बाबर और अजहर तो कप्तान है दोनों, एक टेस्ट कैप्टन है और बाबर अब ओडीआई और T20 के दोनों है, तो इट मेक सेंस, तो वो तो ठीक है। देखिए शाहीन का जो है वेल एंड गुड कि उसको ए कैटेगरी में मिला है कॉन्ट्रैक्ट, इंकरेजमेंट मिलती है इस चीज से, ताहिर आपको भी पता होगा, इंकरेजमेंट मिलती है, अभी काफी यंग है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स बिट अर्ली फॉर दैट। मतलब पहले बंदा क्रॉल करना सीखता है, फिर वॉक करना सीखता है, फिर रन करना सीखता है, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो अभी बी कैटेगरी में तो वो ऑलरेडी था ना, और ही इज द ओनली वन हु परफॉर्म्ड इन 3 फॉर्मेट्स, तीनों फॉर्मेट परफॉर्म करके, तो फिर तो उसका राइट बनता है। नहीं राइट बनता है, मैं लेकिन मैं एक दूसरी तरफ आ रहा था। अगर सिर्फ इनके पास इन्होंने 3 बंदों को ही रखना था, तो मेरी नजर में शाहीन की जगह असद को रख देते। देखिए असद का भी वही ऑलमोस्ट वही रोल है, सिवाय कैप्टनसी के रोल को हटा के अजहर अली के साथ वो भी टेस्ट टीम के आते हैं। असद तो सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहा है, हम 3 फॉर्मेट की। तो अजहर अली भी एक ही फॉर्मेट खेलते हैं ना, अजहर अली कैप्टन है, भूलिएगा नहीं, कैप्टन है। तो ठीक है, लेकिन देखिए देखें वो सबके सामने अजहर अली की परफॉर्मेंस भी बड़े सामने है, देखिए वो भी एज पर परफॉर्म किया, अभी तो बैक टू बैक उसके वो रिसेंटली अभी इंग्लैंड के टूर पे पता चल जाएगा। ताहिर खान थोड़ा डिफरेंट कंडीशन होती है वहाँ, पाकिस्तानी विकेट नहीं होती, तो पता चल जाएगा। वो काउंटी सीजन बड़ा अच्छा निकला है, आपको जो पता होगा, क्योंकि लास्ट से जो काउंटी क्रिकेट खेले और बिल्कुल काउंटी सीजन बड़ा अच्छा निकला, मैं फॉलो भी कर रहा था समरसेट से जब वो खेल रहे थे। तो बहरहाल वो एज पे ही है, मैं आपको बताऊं अभी फ्रैंकली स्पीकिंग वो एज पे ही है, उनके पास में ख्याल में ज्यादा 1-1.5 साल और होगा, उसके बाद इवेंचुअली जो है
तो फिर तो अगर टेस्ट में देखा जाए उसकी स्लॉट तो फिर तो खाली हो जाएगी ना, फिर जैसे जैसे वो क्रिकेट खेलते स्लॉट जाएंगे खाली होगी तो ऑब्वियसली तो जो भी नेक्स्ट होगा। अगर बी कैटेगरी की तरफ मैं आऊँ, आबिद अली जी वहाँ जी पर मौजूद हैं, असद शफीक वहाँ मौजूद हैं, हारिस सोहेल को रखा है, मोहम्मद अब्बास हैं, मोहम्मद रिजवान है, और सरफराज अहमद जो ए कैटेगरी में थे उनको डिवोशन लेके बी कैटेगरी में लाया गया है। शादाब खान, मुझे नहीं समझ में आ रहा शादाब खान को क्यों बी कैटेगरी में रखा हुआ है। शान मसूद को ए सी से बी कैटेगरी में लाए, और यासिर शाह जो ए कैटेगरी में थे उनको बी कैटेगरी में लाए। देखिए ताहिर, इवेंचुअली अजहर अली के बाद जो स्लॉट खाली होगा वो सबको पता भी चल रहा है, थोड़ा दिख भी रहा है, वो स्लॉट जो फिल करेगा वो करेगा शान मसूद, ठीक है। और सरफराज को बिल्कुल लास्ट ईयर और अब लेके आना, ये तो मतलब ये साफ पता चलता है कि सिलेक्शन कमेटी की तरफ से जो भी है, मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है, उन्होंने गलती है तस्लीम की। नंबर 2 ये बात हो गई। और फिर असद का देखें, फिर मैं असद का बोलूंगा, थोड़ा सा असद को शायद अगर देखा जाता तो देखें वो भी 10-11 साल से जो क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान के लिए, परफॉर्मर है, रिकॉर्ड है उसके पास, 6 नंबर पे आके उसने काफी सेंचुरियां की हुई है। उसका अगर आप इस तरह सबको नवाज रहे हैं तो उसको भी नवाज सकते थे, ठीक है। फिर मोहम्मद रिजवान की बात पे आ जाता हूँ मैं। मोहम्मद रिजवान का ये है कि मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि अगर एक फ्रेंचाइज टीम आपको पूरा सीजन पीएसएल में नहीं खिला रही तो कोई तो वजह होगी, ठीक है। तो और आप पाकिस्तान के मतलब सिंस सरफराज के जाने के बाद से पाकिस्तान के आप नंबर 1 विकेट कीपर बैट्समैन भी हो, तो मतलब एक तरफ आपको फ्रेंचाइज टीम खिलाती नहीं है तो जाहिर बात है कोई वजह तो होगी ना। एहतशाम बात ये है कि वो तो देखो वो तो फ्रेंचाइज की टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो टीम नहीं है ना। फ्रेंचाइज जिसको चाहे जिसको ना खिलाए वो जाने, बिल्कुल उनकी सही है। तो मैनेजमेंट जाने। मेरा कहने हम का सवाल मकसद थोड़ी ये कर ताहिर, सकते हैं। कोई हाँ, कमी पेशी तो है ना। सवाल सिर्फ उसी सूरत में रेज हो सकता है कि जो आपके हेड कोच या आपके चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक या व्हाटएवर जो मैनेजमेंट है, दे कैन कम इन फ्रंट ऑफ द प्रेस और दे कैन आस्क के यार के मैं समझता हूँ कि जी एक फ्रेंचाइज, और जो मिसबाह ने बोला भी है कि जी के मैं बड़ा अफसोस कर रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान को फ्रेंचाइज ने एक मैच के बाद कोई मैचेस नहीं दी है। तो ये कहीं ना कहीं मिसबाह के जहन में वो चीज़ है, क्योंकि मिसबाह ने सरफराज की कमबैक पे ये कहा गया था कि सरफराज का कमबैक पीएसएल की परफॉर्मेंस पे होगा। नहीं, ये बिल्कुल सही है, पीएसएल की परफॉर्मेंस पे होगा। और कोई इतनी देखे सरफराज तो ऐसे तो फिर रिजवान का कमबैक, रिजवान को तो टीम में नहीं होना चाहिए। और यही है ना, तो ये कोई जस्टिफिकेशन कोई क्लैरिटी नहीं है इन चीजों में, ठीक है। तो मतलब फ्लॉस तो हैं इधर से हर जगह पे है। फिर आप अगर देखें, अगर आप बैट्समैन की लाइनअप देखें, मैं दोनों कैटेगरीज को, तीनों कैटेगरीज को मिक्स करके बता रहा हूँ आपको। अजहर है, बाबर है, आबिद अली है, शान मसूद है, इमाम है, फखर है, ठीक है, और हारिस सोहेल भी। ये सारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है बेसिकली, ठीक है। इधर असद के अलावा मुझे कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं दिख रहा है। तो जिस बंदे का जो बनता था यहाँ वो था फवाद आलम। अब फवाद आलम के लिए किसी ना किसी को तो मतलब मैन अप होके आना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगी कि वो तो अच्छा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। सुनने में आया कि A+ कैटेगरी अनाउंस कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वहां पर 10 वो ठीक है, वो मुझे भी सुनने में आया जी जी, जो उनको बकायदा वहां पर उनको डाला जाएगा। उसमें फवाद का नाम है, मुजबिल शाह का नाम है, नुमान अली का नाम सुनने में आ रहा है, इमरान भट्ट का नाम सुनने में आ रहा है, जो टॉप परफॉर्मर्स थे उनका सुनने में आ रहा है, फैजान रियाज का सुनने में आ रहा है, नॉर्दर्न से खेले में उन्होंने। तो उनको तो कहीं ना कहीं तो वो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। तो जिस तरह से अगर हम सी कैटेगरी में अगर मैं आपको ले आऊँ और वहाँ फखर जमान मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, इमाद वसीम वहाँ मौजूद है, इमाम उल हक वहाँ मौजूद है, नसीम शाह और उस्मान शिनवारी। फेयर इनफ है, लेकिन बस ये एक क्वेश्चन मार्क इधर भी बनता है सी कैटेगरी में इफ्तिखार का, कि वो मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल। देखिए पहले आसिफ चल रहे थे, अब जो हैं इफ्तिखार हैं। तो देखिए हर एक की अपना अपना ओपिनियन होता है। क्या पता मिसबा को वो पसंद है। बिल्कुल यही आ रहा था, मैं वही, हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है। आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। यहाँ मुझे काफी लाइकनेस और डिसलाइकनेस दिख रही है। देखिए अगर आपने जैसे बात करी A+ कैटेगरी ला रहे हैं मतलब डोमेस्टिक सीजन के परफॉर्मर्स की, तो भाई पिछले 10-12 साल में, बल्कि उससे भी ज्यादा में, सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाला बैट्समैन जिसकी एवरेज इतनी हाई है वो है फवाद आलम। तो आप उसको B या C कैटेगरी में क्यों नहीं नवाज सकते? मतलब तो ये जो मुझे चीजें दिख रही हैं यहाँ ABC कैटेगरीज में,
ये 2-3 तो ऐसे ही मतलब ये फ्लॉज हैं, इसकी जस्टिफिकेशन किसी ना किसी ने देनी है, वो जो लेकिन किसी ना किसी के आगे एक चीज तो चले, अगर जहां पर ऐसे आपको अगर फ्लॉज लगते हैं, आपकी अपनी राय है, आपकी अवामी राय है, आप बिल्कुल अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन वहां पर आप देखें ना, नसीम शाह को भी सी कैटेगरी दी गई है, तो एक में नसीम शाह की परफॉर्मेंस को भी तो सिराया गया ना। बिल्कुल नसीम शाह का बनता है ताहिर, वो बहुत यंग एज में ठीक ठाक तेज बॉलिंग कर रहे हैं वो, और वो आपका फ्यूचर है। अगर उसको पाकिस्तान की जो मेडिकल और वो जो टीम है जो पाकिस्तान पीसीबी की, वो उसको सही चलाती रही तो ये आपका फ्यूचर है। इससे आपने कम से कम जो है, कम से कम इससे आपने 12 साल लेने हैं क्रिकेट में। इससे आपने इसके माइलेज, इसने 12 साल आपको माइलेज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना है, पाकिस्तान टीम के लिए सर्विस वही देनी बात है सही है ना कम से कम। बात वही है ना कि अगर आप नसीम शाह की बात करें तो आप मोहम्मद हसनैन की बात भी तो करें। पिछले कितने एक डेढ़ साल से पाकिस्तान टीम के साथ वो चल रहा है, फिर यंगेस्ट आपके पास यंगेस्ट बॉलर है जिसने T20 जिसने हैट्रिक की है, और उसको एमेजन कैटेगरी दी हुई है, तो उसको सी कैटेगरी क्यों नहीं दी? देखिए फिर वही बात आ जाती है ताहिर खान, इधर वो लाइकनेस और डिसलाइकनेस की बोले चीजें दिख रही हैं, जो आपको लगता है आप बोले, आप अपनी राय दे सकते हैं। मेरा ख्याल में लाइकनेस और डिसलाइकनेस की चीजें दिख रही हैं। और एक और मुझे ताहिर खान में बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन वो एक अलमिया है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री के साथ चलती आ रही है चीजें। मुझे यहाँ कोटा सिस्टम काफी दिख रहा है ताहिर। अगर सरफराज को ये नहीं डालते तो सिर्फ कराची से असद होता, तो इनको शायद ना पसंद करते हुए भी सरफराज को डालना पड़ गया। ठीक है, फिर हसनैन कराची स्लैश हैदराबाद भी बनता है, और उसकी परफॉर्मेंस भी पिछले 1-1.5 साल से टीम में भी है। उसको वर्ल्ड कप का मैच भी खेलना चाहिए था, उसको वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं खिलाया, वो बेचारा सिर्फ नेट पे बॉलिंग करते पूरे टूर पे करता रहा और चला गया वापस। देखिए अभी चले मैं इतना इतना इसके लिए नहीं, हसनैन के लिए चले इतना नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये अभी यंग है। इनको अगर इमर्जिंग कैटेगरी का भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अगर मिल रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी इनके लिए बहुत बड़ी चीज है, बहुत रिवॉर्ड है इनके लिए, बहुत बड़ी चीज है। और इंशाल्लाह देखें, वो भी एक ठीक ठाक यंगस्टर है, उसके पास भी कम से कम नहीं तो 10-12 साल उसके पास भी है, सेम एज नसीम, और वो इनहेंस करेगा अपनी परफॉर्मेंस से, और आप उसको बाय नेक्स्ट ईयर उसको आप सी या बी कैटेगरी में देखेंगे इंशाल्लाह। सही बात एहतशाम, बस जाते जाते बस आपसे एक सवाल करूंगा, क्या सरफराज अहमद की टेस्ट क्रिकेट या T20 में कमबैक हो रहा है इंग्लैंड टूर पे? मुझे तो क्लियरली कमबैक दिख रहा है सरफराज का। मैं फिर वही जाऊंगा, देखें हर एक की अपनी अपनी लाइकनेस डिसलाइकनेस होती है। अगर वो मिसबा की मोहम्मद रिजवान है तो एज ए क्रिकेट लवर और व्यूअर मेरी सरफराज है, क्योंकि सरफराज के पास देखें दो चीजें ताहिर, वो लीडरशिप क्वालिटी रही है उसके पास, लीडर रहा है वो, पाकिस्तान को उसने काफी सर्व किया है। दूसरा उसके एक्सपीरियंस से आप मोहम्मद रिजवान का एक्सपीरियंस जो है कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे 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 दोनों में दिख रहा है इसका कमबैक, टेस्ट में भी दिख रहा है और वो T20 में भी दिख रहा है। दूसरा, अगर मिडिल ऑर्डर में अगर आप आ जाते हैं और आप देखते हैं अगर असद के साथ आप एज ए कैप्टन असद के साथ आप सरफराज के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे या मोहम्मद रिजवान के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, तो फिर यहाँ फिर एक पॉइंट आ जाता है कि मुझे लगता है कि सरफराज पे ज्यादा ट्रस्ट किया जाएगा। तो देखते हैं भारत। एहतशाम, आपका एक पॉइंट, आपका अपनी राय, आपका एक पॉइंट आगे कि सरफराज पे किस तरह से ट्रस्ट किया जाता है। थैंक यू वेरी मच एहतशाम, आपने अपना अपना कीमती टाइम दिया, और आई एम श्योर कि थैंक्स फॉर हैविंग मी ताहिर। नेक्स्ट टाइम जब होगा तो आपसे ज़रूर किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और अपना ख्याल रखें, और इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तो व्यूअर्स, ये थे एहतशाम अहमद, जो कराची से जिनका ताल्लुक है और नॉर्दर्न आयरलैंड मूव हो गए, वहीं पर ही अपनी 2002 से क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पर स्टडीज़ भी कंटिन्यू की है। उन्होंने अपनी राय दी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, बताया कि किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए, क्या लाइकिंग थी डिसलाइकिंग थी, और जिस तरह से बाबर आजम के बारे में उन्होंने खुल के अपनी राय दी कि कोई कंपैरिजन नहीं है T20 के अंदर, वनडे के अंदर, टेस्ट में भी आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को बनवा रहे हैं। और इसी के साथ बस यहाँ पर इसमें खत्म करूँगा। और आपको अगर ये हमारा एक प्रोग्राम अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको ज़रूर आइकन कीजिए, क्योंकि बेल करने के बाद आपको नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा उसको आपके सामने आएगी। तो अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी